Hey guys, this is me Samara Singh Rajput. Welcome back to my YouTube channel. So guys, let me tell you how can you achieve this look. So let's go. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप एंड हाँ, इसमें कुछ स्टेप्स ऑप्शनल भी हैं। तो अगर कुछ ऑप्शनल होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप चाहो तो उसे स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लींजिंग एंड हाँ, आपको क्लींजिंग बिल्कुल भी ऑप्शनल में नहीं लेना है, ये आपको करना ही करना है। अगर आप नॉर्मल क्लींजिंग करना चाहते हो तो आप नॉर्मली वेट वाइप का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आप क्लींजिंग किसी प्रोडक्ट से करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्रीम फॉर्म में होगा एंड जिनकी ऑयली स्किन है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो जेल फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हमने की है क्लींजिंग एंड क्लींजिंग करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना टोनर एंड मैं आप लोगों को बता दूँ कि टोनर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लेना, क्योंकि हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग अलग होता है। किसी का ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है, किसी का कॉम्बिनेशन होता है एंड किसी का सेंसिटिव होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सेंसिटिव कोई स्किन टाइप नहीं होता, ये स्किन का एक कंसर्न होता है। तो मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि कितने स्किन टाइप होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से आपका स्किन टाइप कौन सा है? तो इस वीडियो में हम जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैं आपको सब कुछ क्लियर करते चली जाऊंगी। क्लींजिंग एंड टोनिंग करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। अब आपको अपना मॉइस्चराइज़र भी अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। तो अब मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग अलग होता है, किसी का ऑयली, ड्राई, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन। तो चलो इन सब के बीच का मैं आप लोगों को डिफरेंस बताती हूँ। जो ऑयली स्किन टाइप होता है ना, उस पर एक्सेस ऑयल आता है। जो ड्राई स्किन टाइप होती है उसका जो स्किन होता है वो डिहाइड्रेटेड रहता है। फिर आता है कॉम्बिनेशन। तो जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप रहता है ना, उसमें क्या रहता है, जो टी जोन एरिया होता है ना वहाँ पे ऑयल आता है एंड जो चीक्स रहती हैं वो ड्राई रहती हैं, यानी कि डिहाइड्रेटेड रहती हैं। तो टी जोन एरिया कौन सा होता है? हमारा फोरहेड, नोज एंड चिन, ये होता है हमारा टी जोन एरिया जहाँ पे एक्सेस ऑयल आएगा एंड हमारी जो चीक्स रहती हैं वो डिहाइड्रेटेड रहेंगी। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में भी कैसा रहता है? कॉम्बिनेशन में वैसे तो रहता दोनों है, ड्राई भी रहेगा एंड ऑयली भी रहेगा। हमारा जो टी जोन एरिया रहता है वो ऑयली रहता है एंड हमारी जो चीक्स रहती हैं वो ड्राई रहती हैं। लेकिन ज़्यादा क्या है, ज़्यादा ऑयली है या फिर ज़्यादा ड्राई है? अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में बहुत ज़्यादा ऑयली है तो फिर गो फॉर ऑयली स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में ड्राई ज़्यादा है तो गो फॉर ड्राई स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। फिर आता है सेंसिटिव। तो सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता है, वो बस एक स्किन का कंसर्न होता है। मेकअप करने से पहले हम लोग कर रहे हैं अपनी स्किन को प्रैप। स्किन को प्रैप करने के लिए मैंने सबसे पहले क्लींजिंग की, उसके बाद मैंने टोनिंग की, उसके बाद हमने मॉइस्चराइजर का यूज़ किया एंड अब हम यूज़ कर रहे हैं अपने प्राइमर का। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर हम किसी ब्रांड का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं एंड अगर हम उसी का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं अगर हम किसी ब्रांड का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, हम उसका ही प्राइमर यूज़ कर लें, तो हमारा बेस बहुत अच्छा बन जाएगा। आप लोगों को अपना प्राइमर भी अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लेना है। अगर किसी का स्किन टाइप ऑयली है तो फिर आपका जो प्राइमर होगा वो जेल फॉर्म में होगा। अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है तो आपका जो प्राइमर होगा वो क्रीम फॉर्म में होगा। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वालों के लिए मैं बता चुकी हूँ, या तो आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में ज़्यादा ऑयली होगा या तो फिर ज़्यादा ड्राई होगा। अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में ज़्यादा ऑयली है तो गो फॉर ऑयली स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। अगर आपकी स्किन टाइप में ज़्यादा ड्राई है तो गो फॉर ड्राई स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। अगर आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स का यूज़ करोगे तो आपका जो बेस होगा वो एकदम परफेक्ट होगा। सो मेरा बेस कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आप लोगों को फटाफट से रिकॉल कराती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मैंने सबसे पहले क्लींजिंग की, उसके बाद मैंने टोनिंग की, फिर मैंने मॉइस्चराइजर का यूज़ किया, देन फिर मैंने प्राइमर का यूज़ किया एंड उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अपने आईब्रो किट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो आईब्रो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो मैंने किट का यूज़ किया ये इनसाइड की आईब्रो किट है। आईब्रो फिल करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी आईब्रो आगे की साइड से ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए एंड आप चाहो तो पीछे के साइड से उसे थोड़ा डार्क कर सकते हो, उसे ज़्यादा फिल कर सकते हो थोड़ा। लेकिन हाँ, अगर आपकी आईब्रो आगे से ही बहुत ज़्यादा डार्क रहेगी तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल लगेगी। अब देखो, मैं कोई भी परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ एंड ये मैं इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जो मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं उन्होंने फुल कोर्स किया रहता है एंड मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है। मुझे थोड़ा बहुत मेकअप करना आता है एंड ये सब कुछ मैंने खुद से सीखा है एंड मैं अपने ऊपर ही खुद मेकअप करती रहती हूँ, तो इसकी वजह से मेरा जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी होता है एंड मैं कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ एंड आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हूँ। एंड जो मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं ना, उन्होंने ना मेकअप कोर्स के साथ साथ बहुत अलग अलग स्किन टाइप पे भी मेकअप किया रहता है। उन्हें पता रहता है कि
कौन से स्किन टाइप पे किस तरह से डील करना रहता है। हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग अलग होता है एंड किसी के फेस पे ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी पे एक्ने मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, किसी के रिंकल्स रहते हैं, किसी की तो पूरी स्किन बहुत, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि किसी किसी की स्किन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है। तो उन्हें पता रहता है कि ऐसे सिचुएशन में हमें किस तरह से डील करना है। ये मार्स का कंसीलर है एंड अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने अपनी आईब्रोज को फिल तो कर लिया है, अब हम उसे शेप देंगे। तो शेप देने के लिए मैंने मार्स का ब्रश यूज़ करने जा रही हूँ एंड मार्स का ही कंसीलर यूज़ करने जा रही हूँ। देखिए, इस वीडियो में बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वही आपको यूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग देखना, अपने स्किन टाइप अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को लेना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप बजट फ्रेंडली लेना। और एक और चीज़, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन रहे या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो इस कंसीलर को मैंने थोड़ा सा अपने हाथ पे निकाला है एंड इस ब्रश के हेल्प से मैं अपना कंसीलर अप्लाई करूंगी, यानी कि बोल सकते हैं अपने आईब्रोज को शेप दूंगी या फिर स्ट्रक्चर देने वाली हूँ। अब देखिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी, इस काम में तो मेरे भी हाथ थोड़े लड़खड़ा जाते हैं। मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं अपनी आईब्रो लेफ़्ट साइड की बहुत अच्छे से बनाती हूँ, लेकिन राइट साइड की बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है एंड सिर्फ आईब्रो को एक स्ट्रक्चर देने में, अपनी आईब्रोज को सिर्फ फिल करने में ना मुझे 30 मिनट्स लगते हैं। जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना तो मुझे सिर्फ 2 वजह से लेट हो जाता है, एक अपनी आईब्रोज को फिल करने में एंड दूसरा मुझे अपने लैशेस बनाने में, मस्कारा लगाते वक्त, क्योंकि मतलब मैं अपना हाथ घुमाती ही रह जाती हूँ, घुमाती ही रहती हूँ, घुमाती ही रहती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है यार। बहुत टाइम हो गया कि मैंने ऐसे एकदम कैमरे के सामने बैठ के ऐसा टॉकिंग वीडियो नहीं बनाया है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया एंड ऐसा वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि एक तो ज़्यादा बातें नहीं कर पाते हैं एंड क्योंकि इसमें हमारा जो मेन फोकस रहता है वो आई थिंक मेकअप पे रहता है। और एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है एंड मुझे डे टाइम में ना रिकॉर्ड करके साथ ही साथ एक्सप्लेन करना ना बनता भी नहीं है, क्योंकि इधर उधर से आवाज़ आ रही होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, तो मुझसे तो नहीं हो पाता है। एंड मैं रिकॉर्ड डे में कर लेती हूँ एंड उसमें वॉइस ओवर मैं रात में करती हूँ, क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं मेरे घर में एंड एकदम शांति का टाइम रहता है, तो मैं आराम से सब कुछ कर लेती हूँ। तो अब आप लोग मुझ पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि मुझे अपनी आईब्रोज को फिल करने में एंड उसे स्ट्रक्चर देने में ही सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं। तो वैसे मैंने आप लोगों को बता दी कि मैंने अपनी आईब्रो को फिल करके एंड मैं स्ट्रक्चर दे रही हूँ एंड अभी ये जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ उसमें मुझे टाइम लगने वाला है एंड तब तक आप ये वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हो तो सोचा थोड़ी बातें कर लेते हैं इधर उधर की। सो गाइस, यू वॉन्ट बिलीव दैट कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ एंड आई थिंक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस देख के लगेगा नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो मैं काफ़ी ज़्यादा बातें कर लेती हूँ एंड देखो मेरे काफ़ी रीजंस है वॉइस ओवर करने के, कि मुझे डे में ना रिकॉर्डिंग करते हुए साथ में एक्सप्लेन करना जमता भी नहीं है, फिर मेरे घर में इतना स्पेस भी नहीं है मैं सबको शांत करवाऊँ, या फिर आई थिंक मैं माइक से भी जब रिकॉर्डिंग करती हूँ ना तो इधर उधर की आवाज़ आती ही आती है एंड मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे चाहिए कि मेरे व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्हें जो मैं मैसेज दे रही हूँ उन तक एकदम अच्छे से पहुँचे। मुझे नहीं चाहिए कि उन लोगों की शिकायत आए कि अरे आपकी वीडियो बैकग्राउंड में कितना नॉइज़ आ रहा है, अरे पीछे से कोई चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे चाहिए कि मेरी वीडियो अच्छे से रिप्रेजेंट हो। अभी मैं यूज़ करने जा रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर एंड उसे मैंने थोड़ा सा वेट कर लिया है। मैंने इसमें से थोड़ा, बोल सकते हैं कि इसे पानी में थोड़ा डाला था एंड फिर इसको प्रेस किया था मैंने टाइटली। इसको टाइट मैंने इसीलिए प्रेस किया था कि देखो ये है तो एक स्पॉन्ज, तो हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो एक स्पॉन्ज होता है, अगर आप इसे पानी में डालोगे तो ये जितना भी पानी होता है उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। देन फिर आप जब इसे प्रेस करोगे टाइट तो जितना भी वाटर होगा ये निकल जाएगा, मतलब अनवांटेड जितना भी वाटर होगा वो निकल जाएगा, जिससे हमारा जो ब्यूटी ब्लेंडर होगा वो बहुत ज़्यादा ना ड्राई होगा ना बहुत ही ज़्यादा वेट होगा। एंड देन फिर जब आप इसे क्लीन करोगे ना, हमारा जो हमने कंसीलर से अपने आईब्रो को स्ट्रक्चर दिया है, तो जितना भी अनवांटेड प्रोडक्ट होगा आप अपनी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से उसको क्लीन कर सकते हो आराम से, वो भी। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ एंड आई थिंक मैं आप लोगों को ये बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे देख के कोई बोलेगा नहीं, मेरी वीडियोस देखेगा एंड कोई बोल नहीं सकता कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मैं हूँ। एंड हाँ, अगर कोई पर्सन मुझसे चैट कर रहा है ना, ऑनलाइन चैट्स कर रही हूँ अगर मैं किसी से, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर उससे बात कर सकती हूँ एंड मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी उससे बात करने में। लेकिन अगर वही सेम पर्सन मेरे सामने अगर आ गया, मेरे सामने अगर खड़ा होगा, तो मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी बिल्कुल भी, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तो वैसे भी अच्छी नहीं है।
सो आईब्रो करने के बाद अब मैं यूज करने जा रही हूँ अपना फाउंडेशन, एंड मेरा फाउंडेशन है फॉरएवर 52। तो आप जब भी अपने लिए फाउंडेशन लोगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि स्किन टाइप, स्किन टोन एंड अंडरटोन। स्किन टाइप मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि स्किन टाइप क्या होते हैं, किसी किसी का ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, ये सब होते हैं स्किन टाइप। इसके बाद आता है स्किन टोन, यानी कि हमारा स्किन टोन क्या होता है। तो ये सब तो हो गए स्किन टाइप। अब स्किन टोन क्या होता है, तो स्किन टोन होते हैं 3 टाइप के, एक होता है फेयर, एक होता है मीडियम और एक होता है डस्की। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ स्किन टाइप एंड स्किन टोन के बारे में। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अंडरटोन के बारे में। अंडरटोन में से 3 टाइप के होते हैं, एक होता है कूल, एक होता है वार्म एंड एक होता है न्यूट्रल। तो पहले बात करते हैं कूल अंडरटोन वालों की। जो कूल अंडरटोन रहते हैं जिनके, उनका जो कलर का कॉम्प्लेक्शन रहता है वो पिंक रहता है, एंड उनका जो वेन्स का कलर रहता है वो ब्लू एंड पर्पल रहता है। अब बात करते हैं वार्म अंडरटोन वालों की। जो इंडियन एंड पाकिस्तान वाले लोग होते हैं ना, उनका जो अंडरटोन रहता है वो ज़्यादातर वार्म रहता है, एंड इनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन रहता है, अगर ये लोग धूप में ज़्यादा रहते हैं तो डार्क हो जाता है, इनका कलर डार्क होते चला जाता है, एंड इनके जो वेन्स का कलर रहता है वो रहता है ग्रीन। फिर आता है हमारा लास्ट अंडरटोन जो कि है न्यूट्रल। इसमें क्या रहता है, हमारा जो अंडरटोन रहता है वो बहुत से ज़्यादा ना कूल रहता है ना बहुत ही ज़्यादा वार्म रहता है, एंड इनके वेन्स का जो कलर होता है वो रहता है ब्लू एंड ग्रीन। तो आप लोगों को इन्हीं 3 चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने फाउंडेशन को लेना है, एक स्किन टाइप, एक स्किन टोन एंड एक अंडरटोन। तो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन कैसे लेंगे मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। तो जो फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए रहते हैं उन पे क्या लिखा रहता है, ऑयल कंट्रोल, लॉन्ग लास्टिंग, मैट, ये सब लिखा रहता है। जो ड्राई स्किन टाइप के फाउंडेशंस होते हैं उन पे लिखा रहता है ड्यूई, ल्यूमिनेटिंग, हाइड्रेटिंग। एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वालों के लिए कैसे फाउंडेशन लेना है, चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होता है उसमें या तो ज़्यादा ऑयली रहेगा या तो ज़्यादा ड्राई रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली आ रहा है, आपका टी जोन एरिया में ज़्यादा ऑयल आ रहा है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो ऑयली स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप में ज़्यादा ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो गो फॉर ड्राई स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। तो फाउंडेशन लगाने के बाद अब देखो, इस जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है फॉरएवर 52 का, इसका कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कंसीलर को मैं स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को स्किप किया है, एक कलर करेक्टर और दूसरा कंसीलर। अब मैंने यहाँ पे कलर करेक्टर का यूज़ नहीं किया है, इसीलिए मैं उसके बारे में यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम जहाँ जहाँ पे फाउंडेशन लगाते हैं या फिर कंसीलर लगाते हैं उस एरिया को हम लोग सेट करते चले जाते हैं। या तो हम उसको लूज़ पाउडर से सेट कर सकते हैं या तो हम उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने मेकअप को कॉम्पैक्ट पाउडर से या फिर अपने लूज़ पाउडर से सेट नहीं करोगे तो वहाँ पे क्रीज लाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देख सकते हो मेरे आई लिड्स पे ना थोड़ी थोड़ी क्रीज लाइन्स आ गई हैं। मेरे मेकअप पे क्रीज लाइंस ना आए और मेरा मेकअप फटे नहीं, इसलिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। तो आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी आईलिड्स को अच्छे से सेट कर लिया है, एंड मैंने अपने अंडर आई एरिया को भी अच्छे से सेट कर लिया है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, इधर कितना ऑयली लग रहा है और इधर कितना मैट लुक दे रहा है। तो अब मैं फटाफट से दूसरे साइड को भी कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूंगी और अब देखना कि कितना मैट लुक लगेगा आप लोगों को। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। तो ये जो आई शेडो पैलेट आप देख रहे हो, ये मुझे नहीं पता ये कौन से ब्रांड का है, ये मैंने ऐसे ही रैंडम लिया था। देखो अभी मेरे पास ना इन साइड के 2 आई शेडो पैलेट है, उसमें से एक टूट गया है और एक छोटा सा है, छोटू सा मेरे पास, एंड एक मेरे पास एक और है जिसमें सारे शिमर शेड हैं एंड मैट शेड हैं। वो मुझे पता नहीं कौन से ब्रांड का है, एंड वो ऐसे ही है मतलब। और अभी ये जो मैंने लिया ना इसका भी मुझे नहीं पता है, बट जिस शॉप से मैं ले रही थी ना उन्होंने बोला था कि एक्चुअली मुझे हुडा ब्यूटी का चाहिए था, तो उनके पास हुडा ब्यूटी का था नहीं, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप एक बार इसे ट्राई करो, अगर आपको इसका पिगमेंटेशन पसंद नहीं आए तो आप इसे वापस कर देना जब भी चाहो तो मैंने एक बार इसका पिगमेंटेशन चेक किया तो मुझे इसका टेक्सचर काफ़ी पसंद आया, मतलब स्मूथ था, तो मैंने सोचा चलो जब इतना अच्छा है तो ले लेते हैं। तो अभी मैं जिस शेड को ब्लेंड कर रही हूँ वो एकदम न्यूड ब्राउन शेड है, एकदम लाइट ब्राउन शेड है, एंड इसे मैं एकदम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रही हूँ। आप
जब भी अपना आई मेकअप करोगे ना, तो आप सबसे पहले कुछ भी अप्लाई करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो फाउंडेशन होता है, जो हमने जहाँ-जहाँ फाउंडेशन अप्लाई किया है या फिर जहाँ-जहाँ हमने कंसीलर अप्लाई किया है, हम उसको सबसे पहले अच्छे से सेट करते हैं, या तो अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से या फिर अपने लूज़ पाउडर से। अब लूज़ पाउडर कैसा रहता है, जैसे कि कॉम्पैक्ट पाउडर से हम अपने मेकअप को सेट करते हुए चले जाते हैं। लूज़ पाउडर में वैसा नहीं होता है। लूज़ पाउडर में हमें थोड़ा-सा प्रोडक्ट को लगाना रहता है एंड उसे थोड़ा-सा हम बोल सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को लगाते हैं एंड देन फिर थोड़ा रुकते हैं 2-3 मिनट्स एंड देन उसको हम डस्ट ऑफ कर देते हैं। इस तरह से हम लगाते हैं अपने लूज़ पाउडर को। अपना फाउंडेशन या फिर कंसीलर सेट करने के बाद आप अपना कोई भी आई शेडो इस पे अप्लाई कर सकते हो। एंड आप जब भी आई शेडो अप्लाई करोगे ना, तो सबसे डायरेक्ट आपको कोई डार्क शेड यूज़ नहीं करना है, आपको सबसे लाइट शेड यूज़ करना है। देन उसके बाद आप कर सकते हो 1 शेड डार्क, फिर उससे 1 शेड डार्क एंड फिर उससे 1 शेड डार्क, जिससे आपका आई मेकअप काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगेगा। कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपना आई मेकअप जब भी करोगे तो सबसे पहले आपको एकदम लाइट शेड यूज़ करना है एंड उस लाइट शेड को आपको अप्लाई करना है अपने आईलिड्स पे सर्कुलर मोशन पे। एंड हाँ, एकदम से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट प्रोडक्ट को आपको आईलिड्स पे अप्लाई नहीं करना है। पहले आपको प्रोडक्ट लेना है, देन फिर आपको उसे थोड़ा सा हम बोल सकते हैं झटका देना है, जिससे अनवांटेड प्रोडक्ट निकल जाएगा एंड उसके बाद आपको अपनी आईलिड्स पे उसे अप्लाई करना है सर्कुलर मोशन पे। और अभी मैंने फिर अपने आईलिड्स पे लगाया है एक गोल्डन शिमर, जो कि एकदम लाइट में है एंड अपने छोटे से फ्लफी ब्रश से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो या फिर बोल सकते हैं आप मेरे व्यूवर हो, तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा मेकअप में फेवरेट पार्ट है आई मेकअप, क्योंकि आई लुक बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए मुझे इन्हें क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अभी आप लोग देख सकते हो मैं यूज़ करने जा रही हूँ काजल। ब्लैक काजल है ये, जो कि है स्विस ब्यूटी का एंड इसका पिगमेंटेशन वाओ। तो अभी इस ब्लैक काजल से हम क्रिएट करेंगे एक विंग्ड आई लाइनर। सो लेट्स गो, चलो हम इसे क्रिएट करते हैं। तो मेरा क्रिएट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी जो हमारी लैश लाइन रहती है उसके नीचे के साइड से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, जिससे बाहर के साइड ले जाती हूँ एंड उस बाहर की साइड ले जाने के बाद वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हुए अंदर की साइड ले जाती हूँ। देन ये छोटा सा ट्रायंगल बना है, तो इसे मैंने थोड़ा सा फिल किया है एंड इस ट्रायंगल को देखिए अभी मैं फिल कर रही हूँ। एंड इस ट्रायंगल को फिल करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करते हुए मैं ले जाऊंगी अपने आईलिड्स के अंदर के साइड, यानी कि इनर कॉर्नर के साइड। सो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, क्योंकि ये मेरा मेथड है। मैं क्या करती हूँ, अपने लैश लाइन के तरफ से, जो मेरा लैश लाइन है वहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके एक लाइन ड्रॉ करते हुए बाहर की साइड लेके जाती हूँ। देन उसी लाइन को ड्रॉ करते हुए मैं इनर साइड लेके जाती हूँ। देन एक छोटा सा ट्रायंगल बनता है, उसको मैं फिल कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करते हुए, मतलब आउटर साइड से एक लाइन ड्रॉ करते हुए इनर साइड की तरफ लेके जाती हूँ एंड देन फिर उसको पूरा फिल कर लेती हूँ। एक प्रॉपर लाइन बन जाती है। सो आई थिंक ये मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो ऐसा बनाऊँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईलाइनर कैसे अप्लाई करते हैं मैं आप लोगों को वो सिखाऊं, क्योंकि मैं आईलाइनर सेम तरीके से अप्लाई करती हूँ। सो अभी मैंने क्या किया, अपने आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड लिया है एंड इस काजल के ऊपर, ये जो मैंने काजल लगाया है इसके ऊपर उसे थोड़ा सा स्मश कर रही हूँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और प्यारा सा लुक आएगा। सो आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ एंड मैंने जितना भी इस वीडियो में ओवरऑल जितना भी एक्सप्लेन किया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको मुझसे ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे ज़रूर पूछना। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं क्या करने वाली हूँ। इसी ब्लैक काजल को मैं स्मश करूँगी, देन फिर ब्राउन शेड लूँगी, फिर उसको थोड़ा सा स्मश करूँगी एंड जिससे मेरा आई लुक बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लगे एंड ऑफ कोर्स वो लगने वाला है। लेकिन मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर का थोड़ा फ़ायदा तो उठाओ। मैं आप लोगों को इतना समझा रही हूँ, इतना ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बातों को नहीं छोड़ सकती, मुझे बात करनी ही रहती है।
अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मुझे आई लुक कितना पसंद है, मुझे आई मेकअप करना कितना पसंद है, क्योंकि आई मेकअप बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो मुझे ये सब बहुत पसंद है। एंड हाँ, एक और चीज़ है कि मुझे ब्लश से ज़्यादा पसंद है कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जर, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे अभी इतना आता नहीं है। एंड हाँ, मैं ऑफकोर्स इसे ट्राई करूँगी एंड मैं इसे सीखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब करना, ब्रॉन्जर एंड कॉन्टोरिंग करना। बट ये है कि मेरा फेस स्लिम है, इसलिए मैं कॉन्टोर ट्राई नहीं करती हूँ। और आई मेकअप से तो मुझे बहुत प्यार है, एकदम बेशुमार प्यार है, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, कट क्रेज, हाफ कट क्रेज, फुल कट क्रेज, मुझे सब क्रिएट करना बहुत पसंद है, इतनी क्रिएटिविटी होती है इसमें, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड मास्क के जो छोटे छोटे आई शेडो होते हैं ना, कलर शिफ्ट वाले, मैं सोच रही हूँ मैं वो भी लूँ एंड उससे मैं कोई कलरफुल आई मेकअप ट्राई करूँ, तो देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा रहेगा। सो एक आई का हो चुका है, ये वाला करके मैं वापस आती हूँ। अभी टाइम है मस्कारा का एंड मैं मेबलिन के मस्कारे का अलावा और कोई मस्कारा यूज़ ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आई थिंक मेबलिन के साथ ही हूँ। मैंने काफ़ी सारे मस्कारा ट्राई किए हैं, जैसे कि फेसेस कनाडा का किया है, शुगर का किया है, इनसाइड का किया है एंड स्विस ब्यूटी का भी किया है, लेकिन मुझे किसी के संग इतना कंफर्ट नहीं हुआ जितना मुझे मेबलिन के साथ हुआ है। तो वो हम बोलते हैं ना, लाइफ हमें दूसरा चांस ज़रूर देती है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे आप लोग से पंचायत करने का एक और दूसरा मौका मिला है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक आईब्रोज़ में एंड एक अपने लैशेस बनाते वक्त मुझे टाइम लगता है, तो हम थोड़ा इधर उधर की बातें कर सकते हैं। मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ, जो कि है ओवर थिंकिंग। आजकल की जनरेशन में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इधर उधर का छोड़ो, मैं अपनी बता देती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ एंड मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ, बहुत बहुत बड़ी ओवर थिंकर, कि अगर रात में अगर मैं सोचूँ किसी बारे में, तो मैं उसे इतना ओवरथिंक करूँगी, इतना ओवरथिंक करूँगी कि अगर मैंने वो 1 बजे शुरू किया ना, तो वो सुबह के 6 बजे तक ख़त्म नहीं होगा। मैं इतना सोचती रहती हूँ, इतना सोचती रहती हूँ एंड जितना ओवरथिंकिंग करोगे उससे तुम्हें उतना ही स्ट्रेस होगा, देन फिर मुझे एंग्जायटी फ़ील होती है, मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ एंड फिर मेरे को घबराहट होने लगती है एंड सब कुछ ख़राब हो जाता है। अभी मेरा क्या सीन है कि मैं लेट नाइट तक बहुत ज़्यादा जगती हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ अपना काम करती हूँ, जैसे कि कभी मैं स्टडी भी करती हूँ, अपना कंटेंट भी बनाती हूँ रात में। एंड पहले क्या था, मेरा डे टाइम में कंटेंट बनता था, क्योंकि मेरे पास ना मेरा प्रॉपर सेटअप नहीं था, मेरे पास रिंग लाइट नहीं थी एंड मेरे पास ट्राइपॉड था बस, लेकिन रिंग लाइट नहीं थी। तो इसीलिए मेरा ये था कि मुझे सुबह वीडियो बनानी पड़ती थी, सनलाइट में शूट करूँगी तो बहुत अच्छी वीडियो बनती है, लेकिन रात के या शाम के टाइम पर अगर मैं रिकॉर्डिंग करती थी तो उस टाइम पर मेरा वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती थी, इसीलिए मैं नाइट में अवॉइड करती थी एंड मैं डे टाइम में ही शूट करती थी। लेकिन अभी के टाइम पे मैं क्या करती हूँ, मेरे पास रिंग लाइट एंड पूरा सेटअप भी है, तो अभी के टाइम पे मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं एक प्रॉपर अच्छी वीडियो बना सकती हूँ। तो अभी मैं लेट नाइट भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ, अपना कंटेंट बनाना शुरू कर देती हूँ। तो मेरे साथ क्या होता है, रात में मैं बहुत जगती हूँ, तो कभी अपना कंटेंट बनाती हूँ, कभी मैं डिस्क्रिप्शन, टाइटल ये सब तैयार करती हूँ, क्या नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊँ मैं ये सब तैयार कर लेती हूँ। कभी मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर लेती हूँ, या कुछ भी ऐसे ही फ्री टाइम में मैं रात में कुछ भी कर लेती हूँ। अभी मैं यूज़ करने जा रही हूँ पिक्सी ब्यूटी का ब्लश। तो अभी इस ब्लश को मैं ब्लेंड करूँगी अपने ब्रश से, जो कि मास्क का है एंड वो फाउंडेशन ब्रश है। आप कभी ट्राई करना, जो फाउंडेशन ब्रश होता है ना, उससे आप कभी लिक्विड ब्लश को ब्लेंड करके देखना, या फिर क्रीम ब्लश को ब्लेंड करके देखना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने ये जो ब्रश यूज़ किया है ये मार्स का है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं रात में लेट नाइट तक जगती हूँ, तो मैं अपना कुछ भी काम कर लेती हूँ, या तो मैं स्टडी करती हूँ रात में, या तो मैं अपना कंटेंट रेडी करती हूँ, या तो फिर मेरा जो नेक्स्ट कंटेंट होने वाला होता है उसको प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो वैसे मैं फ़ोन भी चलाती हूँ रात में। तो हुआ क्या था, अभी कुछ टाइम पहले 1-2 दिन पहले की बात है, मैं रात में सोने से पहले फ़ोन चला रही थी एंड मेरी फीड पे, इंस्टाग्राम फीड पे एक रील्स आई, जिसमें मैंने देखा एक पर्सन अपने दोस्त को ये बात बोलता है कि ये पूरी दुनिया बहुत सेल्फिश है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है। तो उसने बोला ऐसा क्यों बोल रहा है तू? तो उसने बोला कि लोग अपने मतलब से ही मतलब रखते हैं एंड अपने मतलब के लिए ही किसी की हेल्प करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो उसने बोला ऐसा क्यों बोल रहा है? तो उसने बोला देख, अगर कोई पर्सन हमारे सामने आया, वो हमसे हेल्प मांग रहा है, तो हम उसकी हेल्प उस कंडीशन में करेंगे, या तो हमारे पास वो चीज़ है
जैसे कि अगर कोई हमसे पैसों की हेल्प मांग रहा है तो हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो ही हम उसकी हेल्प करेंगे, या तो अगर कोई पर्सन हमसे कोई चीज़ मांग रहा है एंड हमारे पास वो रखी हुई है और हम उसका यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी, तो हम उसको दे देंगे, तो हम उस कंडीशन में उसकी हेल्प कर देंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक सिचुएशन देती हूँ एंड आप बताना कि आप क्या करोगे उसमें। आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हो, आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, या तो आप मम्मा हो या तो फिर आप डैडी हो, ठीक है। जो भी ये वीडियो देख रहा है या तो आप मम्मा भी हो सकते हो या तो आप डैडी भी हो सकते हो। तो आपका जो बच्चा है वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है एंड उसके बोर्ड्स हैं, एंड आपके पास उसके बोर्ड्स की फीस के लिए पैसे जमा हो चुके हैं, एंड आपके सामने वहीं पे एक पर्सन आता है बहुत घबराता हुआ, बहुत परेशान, एंड आपसे पैसों की मदद मांग रहा है कि भाई साहब या बहन जी आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरी मम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में, अगर मुझे ये पैसे नहीं मिले, अगर मेरे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रह पाएंगी, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? आप अपने बच्चे का 10th के बोर्ड के लिए उसको वो फीस भरोगे या फिर आप उस पर्सन की मम्मी की जान बचाओगे? अगर हम ये सिचुएशन लें कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है, कोई गरीब आपके पास आके मदद मांग रहा है, तो आप उसे आराम से 100-200 रुपए निकाल के दे दोगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत किसी और को है और आप उसको यूज़ नहीं करते हो, तो उस कंडीशन में भी आप उसको आराम से वो चीज़ दे सकते हो क्योंकि आपके यूज़ में नहीं है, एंड किसी और को दोगे तो कम से कम उसकी यूज़ में तो आएगा वो। लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पे ऐसे सिचुएशन दी है कि आप एक पेरेंट्स हो एंड आपके बच्चे के 10th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, अगर आपने फीस नहीं दी स्कूल में तो आपका बच्चा इस साल तो 10th नहीं कर पाएगा, उसे एक साल फिर रुकना पड़ेगा एंड नेक्स्ट ईयर 10th के बोर्ड्स देने पड़ेंगे। और यही एक कंडीशन है कि एक पर्सन आपके पास चल के आया और बोल रहा है कि आप प्लीज़ मुझे पैसों से हेल्प कर दो क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रहेंगी। तो आप लोग इस कंडीशन में क्या करोगे? क्या उस पर्सन की मदद करोगे? अब मुझे तो नहीं लगता कि लोग ये करेंगे कि उस पर्सन की हेल्प करेंगे और अपने बच्चे की सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा तो दूसरे साल भी वोट दे देगा। तो मुझे नहीं लगता कि लोग ये फैसला लेंगे क्योंकि ऐसा कौन ही चाहेगा वो अपने बच्चे को पीछा, मतलब एकदम मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पेरेंट्स होगा जो अपने बच्चे का भविष्य दांव पे लगाएगा या फिर अपने बच्चे को पीछे जाता हुआ देखेगा। अब देखो 100 बात की एक बात, बोलने में और करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि बहुत से लोग मैं एक और एग्जांपल दे सकती हूँ कि बहुत से लोग होते हैं जो प्यार कर लेते हैं लेकिन प्यार को निभा नहीं पाते हैं। प्यार करना बहुत आसान होता है लेकिन उसके लिए स्टैंड लेना उतना ही मुश्किल होता है एंड 99% लोग उसमें फेल हो जाते हैं। देखो मैं तो आप लोगों को ये बोलूँगी कि आपको चाहे कुछ भी मिला हो, या तो आपको एक अच्छी दोस्ती मिली हो या फिर आपको एक अच्छा प्यार मिला हो, आपके पास जो कुछ भी है ना प्लीज़ उसकी कदर करो क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ प्यार के लिए या तो सिर्फ दोस्ती के लिए तड़प जाते हैं और उनको नहीं मिलती है वो सब चीज़ें। अब देखो मैं अपने बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है एंड प्लस कि हम लोग आस-पास नहीं रहते, हम लोग बहुत दूर हैं एक दूसरे से। एंड उसमें भी एक और बात है कि मेरे पास ना एक भी फीमेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, एंड अगर मेरी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड बनती भी है तो वो मेरे पास ज़्यादा टिकती नहीं है। हम लोग का सेपरेशन होना ही होना है, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मेरे फ्रेंड्स में से ना मैं मेल बेस्ट फ्रेंड ही बना पाती हूँ, पता नहीं क्यों, पर मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड नहीं बनती है, और अगर बनती है तो हमारी दोस्ती इतनी टिकती नहीं है एंड हमारा झगड़ा हो जाता है। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता हो कि 1-2 दिन की बात नहीं हो रही है, बहुत गंदा झगड़ा होता है एंड हम लोग आपस में एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं एंड ऐसा कि हम लोग कभी लाइफ में अब दोबारा बात करेंगे ही नहीं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मेरे साथ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरे जितने भी मेल बेस्ट फ्रेंड बने हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं एंड अभी भी मेरी काफ़ी दोस्त है जिनमें बहुत ज़्यादा मेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे, एंड मैं अभी भी उनसे बहुत बातें करती हूँ। एंड देखो अगर मैं रात भर जग रही हूँ एंड अचानक से कोई ऑनलाइन आ जाए एंड मेरी भेजी हुई रील्स पे अगर कोई रिएक्ट कर दे तो मैं वहाँ पे उसे मैसेज कर दूंगी, या तो फिर वो मुझे मैसेज कर देगा कि जग रही है क्या, एंड फिर वहीं से हमारी पंचायत शुरू हो जाएगी एंड वो पंचायत 1-2 घंटे से पहले ख़त्म ही नहीं होती है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ फीमेल फ्रेंडशिप के बारे में आप लोगों को बताया कि मेरी लड़कियों से ज़्यादा बनती नहीं है, क्योंकि मेरी अगर लड़की कोई भी दोस्त बनेगी तो उसकी मेरी दोस्ती ज़्यादा टिकती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी भी लड़कियां हैं उन सबकी मुझसे बनती ही नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है, अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है या मेरा कोई भी दोस्त है, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको मुझसे प्रॉब्लम होगी नहीं, ऐसा हो तो हो ही नहीं सकता भाई।
आई डोंट नो व्हाई, लेकिन लड़कियों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसको मुझसे प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्यों मुझे लेके इतना इनसिक्योर होते हैं, पता नहीं क्यों। बाय द वे, अभी जो मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ये नालियों का है। तो अभी मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि गर्ल्स को मुझसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब देखो, अगर मेरा कोई फ्रेंड है एंड उसकी गर्लफ्रेंड है, अब चलो मैंने देखा कि मेरे बात करने से या फिर मेरा हंसी मजाक करने से उसकी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता है, उसको हर्ट होता है, मेरे वजह से उनके रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, तो इसलिए चलो ठीक है मैं थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेती हूँ। मैं अपने फ्रेंड को अवॉइड करना स्टार्ट कर रही हूँ। सोचो, अवॉइड कर रही हूँ, उससे बात नहीं कर रही हूँ, उसकी तरफ देख नहीं रही हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड को ये सब दिखेगा ही नहीं, पता नहीं क्यों। और उसकी गर्लफ्रेंड को ये सब नहीं दिखेगा कि समारा उससे बात नहीं कर रही है, उसको अवॉइड कर रही है, उससे बिल्कुल हंसी मजाक नहीं, आई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो उसकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको ये सब नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैंने हंसी से दो बात बोल दी उसको, और भाई क्या चल रहा है, ऐसे कर दिया मैंने, या फिर मैंने ऐसा बोल दिया यार ये तूने क्या शर्ट पहनी है, अच्छी नहीं लग रही है, तो उसकी गर्लफ्रेंड मतलब ऐसे कैसे, समायरा ऐसे कैसे बोल सकती है कि उस पे ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है? इतने राइट्स कैसे? तो पता है क्या हुआ था, जिस फ्रेंड को मैं अवॉइड कर रही थी एंड उसको उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है एंड हाँ मैं भी उसे अपना दोस्त मानती थी, और हम काफ़ी हंसी मजाक करते थे। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से मैंने ये सब हरकतें की, उसको अवॉइड किया एंड मतलब ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और उसको मेरी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को डांटा कि तू ऐसे क्या है, तुझे तुझे समारा से क्या प्रॉब्लम है, क्या तू समारा की दोस्त बन के नहीं रह सकती जैसे मैं हूँ उसका दोस्त? मैं उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ, क्या तू अपनी उसे दोस्त नहीं मान सकती है? क्या तू उसके संग थोड़ा भी मतलब कंफर्टेबल नहीं हो सकती है? क्या तुझे क्या प्रॉब्लम है समारा से? देन फिर बोलती नहीं मुझे समारा से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम दोनों समझते हो। एंड मेरे दोस्त ने हमारी आमने सामने बात करवाई एंड हाँ उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है समारा, तू अच्छे से बात कर, तू जैसे रहती है उससे जैसे बात करती है सब कुछ कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पे दूसरे तीसरे दिन मेरा फ्रेंड कोई शर्ट पहन के आया था एंड मुझे वो पसंद नहीं आई एंड मैंने बोल दिया यार ये कैसी शर्ट पहना है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एंड उसकी गर्लफ्रेंड एकदम सामने खड़ी थी, उसने ये बात सुन ली एंड मेरा दोस्त बोलते अच्छी अच्छी नहीं लग रही क्या? मैंने बोला नहीं सच में अच्छी नहीं लग रही है, मतलब मुझे पसंद नहीं आई है। मैंने उसको ऐसा बोला कि नहीं मुझे तो पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। तो उसने बोला चेंज करके आऊंगा। मैंने कहा देख तेरी मर्जी, अगर तेरे को अच्छी लग रही है तो पहन ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रही है। एंड उसकी गर्लफ्रेंड उस बात पे इतना चल गई ना कि समायरा ऐसे कैसे बोल सकती है, समायरा की इतने राइट्स कैसे आ गए। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड की दोनों साइड है। उसकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि मैं अपने दोस्त से बात करूं, नॉर्मली बिहेव करूं जैसे मैं करती हूँ, और अगर मैं वैसे ही बात कर रही हूँ नॉर्मली जैसे मैं उससे करती हूँ तो उसे उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि समायरा ऐसे कैसे बोल सकती है। अब भाई तुम ही मुझे बता दो कि समायरा इस कंडीशन में क्या करेगी भाई? और मुझे तो समझ में नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं किसी से कुछ भी बात करती हूँ ना तो कुछ बोलने से पहले भी 1000 बार सोचती हूँ कि मेरे शब्द उसको हर्ट नहीं करते हैं। एंड मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी इंसान की आंखों में आंसू आए, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी का दिल दुखे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ जब हर्ट होता है तो कैसा फील होता है यार। मेरे साथ तो कितने सारे सीन्स क्रिएट हुए हैं कि लोगों ने मुझे कितना कुछ बोल दिया लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। उल्टा मेरे बदले मेरे फ्रेंड या मेरी बहन या साथ वाला कोई बोल रहा है एंड मैं बोलूँ अरे छोड़ो ना, जाने दो ना, कोई बात नहीं। एंड ये चीज़ बोलते बोलते ही मेरे आंखों में आंसू निकल जाते हैं एंड मेरे आंखों में से आंसू कंट्रोल नहीं हो पाते हैं यार। तो पता है बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ना बोलना नहीं आता है, उनमें से ही मैं आती हूँ, क्योंकि मैं हूँ इंट्रोवर्ट, मैं पब्लिक प्लेस में नहीं बोल पाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो मुझे याद है अभी भी मैं ट्रेन में थी एंड हुआ क्या था, एक आंटी बैठी हुई थी, देखो लोकल ट्रेन में जगह नहीं मिलती है, तो वो आंटी बैठी हुई थी और मैंने बोला था आंटी थोड़ा शिफ्ट हो जाओ ना। तो वो आंटी ना सेलर थी, वो कुछ ना कुछ बेचते हैं ऐसा। तो वो मुझे चिल्ला के क्या बोलती है, अरे तुझे इतने सब लोगों में से मैं ही मिली हूँ क्या, इधर उधर नहीं देख सकती है क्या, इतने सारे लोग बैठे तुझे मैं ही मिली थी क्या आज बोलने के लिए? और मैंने उनको एक शब्द भी नहीं बोला, मैं चुपचाप वहाँ पे खड़ी रही थी एंड 1-2 स्टेशन बाद मेरा स्टॉप भी आ गया था और मैं उतर गई थी। लेकिन मैंने मन में बहुत सोचा कि आंटी मैंने सिर्फ आपको इतना बोला था कि थोड़ा सा साइड हो जाओ, मैंने आपको ये थोड़ी बोला था कि आप उठ जाओ या आप अपनी जगह मुझे दे दो। सो एक ही लाइफ मिली है, अच्छे कर्म करो और कभी किसी का दिल मत दुखाना। So if you like this video, please do like, comment and share and don't forget to subscribe my YouTube channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।